मुख्यमंत्री जी, आप फजूल की बातें न करके जिस बात के लिए आप चुने गए हैं, आप उस काम पर आइए, उस बात पर आइए और केदारनाथ में आने के पहले इस बात का निर्णय करके आइए, जो आने वाला चुनाव है उससे पहले इस बात का निर्णय करके आइए कि आपने उत्तराखंड के युवाओं के हित में क्या कार्रवाई की है। इस पर आइए, आप फजूल की बातों को छोड़िए। पार्टियां अपना कैंडिडेट चुनती हैं, कांग्रेस अपना कैंडिडेट चुनेगी। कांग्रेस के आंतरिक रूप में हमारे जो मसले होंगे हम अपने बीच बैठकर तय करेंगे और आपकी पार्टी के जो मसले होंगे उनको आप अपने बीच बैठकर तय करेंगे। हमें उसमें बोलने की रुचि नहीं है। आपको भी हमारी पार्टी के बीच में बोलने की रुचि नहीं होनी चाहिए, आपके लोगों को भी हमारी पार्टी के बीच में बोलने की रुचि नहीं होनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। कांग्रेस पार्टी पूरे आत्मविश्वास में नजर आ रही है और आज अगस्त मुनि में कांग्रेस पार्टी की पहली बैठक में कांग्रेस पार्टी के अनेकों पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के सीनियर ऑब्जर्वर गणेश गोदयाल के अलावा ऑब्जर्वर भुवन कापड़ी, ऑब्जर्वर वीरेंद्र जाति और ऑब्जर्वर लखपत सिंह बुटोला भी मौजूद थे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव हेतु कांग्रेस पार्टी के सीनियर ऑब्जर्वर गणेश गोदयाल ने आज उत्तराखंड सरकार पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर जमकर निशाना साधा है और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी काफी आत्मविश्वास में नजर आ रही है। जहां एक और कांग्रेस पार्टी के गुटबाजी की खबरें सामने आ रही है, वहीं गणेश गोदयाल ने आज जिस प्रकार से नेतृत्व संभाला है और सरकार पर निशाना साधा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा है, तो कहीं ना कहीं गणेश गोदयाल का यह प्रयास है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरा जाए और स्वयं भी गणेश गोदयाल काफी आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं। गणेश गोदयाल ने किस प्रकार से उत्तराखंड सरकार पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप गणेश गोदयाल की जुबानी ही इस वीडियो में आगे सुनेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव हेतु कांग्रेस पार्टी की पहली बैठक में गणेश गोदयाल का संबोधन कैसा रहा, गणेश गोदयाल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आप सब जानते हैं कि आज किस मकसद से हम लोग यहां पर आए हैं। पार्टी का ये निर्देश है कि केदारनाथ विधानसभा के आसन्न चुनाव को देखते हुए हम सब लोग यहां पर जाएं और आप लोगों की भावनाओं को समझते हुए आपकी भावना के अनुरूप अपने हाईकमान तक इस बात को पहुंचाएं कि वहां के कार्यकर्ताओं की इच्छा क्या है। मैं अभी देख रहा था कि ये बात उजागर करने की बात है और एक खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों में उत्सुकता है कि हम भी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के लिए, मतलब कैंडिडेट बनने के लिए, टिकट के लिए कई लोगों ने आवेदन किया है। कई लोग चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिले। ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी को लोग इस विधानसभा क्षेत्र से उम्मीद के साथ देख रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी, कल परसों से मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, आप भी देख रहे होंगे, तमाम आरोप लगा रही है, फजूल के आरोप लगा रही है और कह ये रही है कि कांग्रेस पार्टी में कई लोग टिकट मांग रहे हैं, कई गुट हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, खास करके पुष्कर सिंह धामी से और इस प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी से, कि भाई टिकट ज्यादा लोग अगर मांगते हैं तो उन्हें दिक्कत क्या है? ये कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी इसका निस्तारण करेगी कि हमारे बीच जितने टिकट मांगने वाले लोग हैं, हम आपस में बैठ के सब लोग तय करेंगे कि अंततोगत्वा सबको मानना पड़ेगा कि टिकट एक ही को मिलेगा। ये सबको मानना पड़ेगा, यही होता है। बीजेपी, क्या वहां बतेरे लोग टिकट नहीं मांग रहे हैं? आज बीजेपी में अगर बतेरे लोग टिकट नहीं मांग रहे हैं तो क्यों उन्होंने 4-4, 5-5 लोगों के नाम दिल्ली भेज दिए? अपने मुंडे जनरल दिल्ली के लिए भेजे, एक ही फैसला कर सकते था। लेकिन फैसला यहां दिल्ली भेजे ताकि ये झगड़ों थे इनने समझो लोग अमल करे। ये जनरल दिल्ली भेजे गया ताकि इन बताए जो कि भाई दिल्ली में भेजो कुछ हुए, तो वहां भी बात आसानी से हजम होने वाली नहीं है। लेकिन क्योंकि कुछ ना कुछ कहना है और अगर कुछ ना कुछ कहना है तो इस मंच से मुख्यमंत्री जी को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि कुछ ना कुछ अगर कहना ही है और बात सिर्फ इसलिए कहनी है कि कुछ ना कुछ कहना है, मकसद यह हो कि कुछ ना कुछ कहना है, तो इस बात का जवाब दें कि जो केदारनाथ धाम की स्थापना उनके प्रयास से दिल्ली में हो रही थी और उन्होंने उसके बाद इस बात को कहा कि हम इस वहां पर बन रहे मंदिर को बंद कराएंगे, वो इस बात का आज खुलासा करें कि क्या अब तक वहां मंदिर बनना बंद हो गया है? मेरी जानकारी है कि वो काम बदस्तूर जारी है। मुख्यमंत्री जी आज की डेट में इस बात का जवाब दें कि वहां पर जो केदारनाथ धाम ट्रस्ट उन्होंने घोषणा की थी, मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि वो ट्रस्ट जो है भंग कर दिया जाएगा
आज तक वो भंग नहीं हुआ। उसको भंग करने के लिए क्या कार्रवाई की, मुख्यमंत्री इस बात का जवाब दें। मैंने ये सुना कि वहां पर मंदिर बनने की कार्रवाई आज भी जारी है। मुख्यमंत्री जी, आप हमारे प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आप झूठ का सहारा लेकर इस प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आज इस प्रदेश के युवा, आप जानते हैं कल क्या हुआ, परसों, अरे भाई बतेरे लोग उपनल में 10,000, 15,000, 12,000 की नौकरी 10 साल, 15 साल, 12 साल से कर रहे हैं। और उसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि इनको राहत दी जाए। ये सरकार उनको राहत देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, और सुप्रीम कोर्ट में इनकी याचिका खारिज जब हुई तो बड़े शर्म की बात है कि अब सरकार, मैंने सुना, उस पर विचार कर रही है कि एसएलपी लगाई जाएगी। क्या इसके लिए सरकारें चुनी जाती हैं? मैंने सरकार को रास्ता दिखाया कि हम जब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष थे, मंदिर समिति के जो मंदिर समिति होती है उसका जो बोर्ड होता है वो अपने आप में चूंकि सरकार होती है, तो वहां की उस समिति के रूप में जो सरकार थी, उस समिति ने मेरे कार्यकाल में यह निर्णय लिया था। इस प्रकार की समस्या वहां भी थी, तो यह निर्णय लिया गया था कि भाई जो 10 साल हो जाएंगे उनको इतना, जो 15 साल हो जाएंगे उनको इतना, और 15 साल से अधिक जिनको हो जाएंगे उनको पूरा जितना एक नियमित कर्मचारी को जो लाभ और वेतन मिलता है उतना ही लाभ और वेतन उस नियमित व्यक्ति को भी मिलेंगे, उस अनियमित व्यक्ति को भी मिलेंगे। तो इसमें सरकार को क्या दिक्कत थी? कोर्ट ने वही आदेश इनको दिया। उपनल के मामले में कोर्ट ने कहा कि जब तक आप इनके परमानेंट की नियमावली नहीं बना देते हैं तब तक इनको समान कार्य का समान वेतन देंगे, और सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। और जब सुप्रीम कोर्ट में भी हार जाती है तो तब अब एसएलपी की तैयारी सुनी मैंने कि एसएलपी की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री जी, आप फजूल की बातें न करके जिस बात के लिए आप चुने गए हैं आप उस काम पर आइए, उस बात पर आइए, और केदारनाथ में आने के पहले इस बात का निर्णय करके आइए, जो आने वाला चुनाव है उससे पहले इस बात का निर्णय करके आइए कि आपने उत्तराखंड के युवाओं के हित में क्या कार्रवाई की है। इस पर आइए, आप फजूल की बातों को छोड़िए। पार्टियां अपना कैंडिडेट चुनती हैं, कांग्रेस अपना कैंडिडेट चुनेगी। कांग्रेस के आंतरिक रूप में हमारे जो मसले होंगे हम अपने बीच बैठकर तय करेंगे, और आपकी पार्टी के जो मसले होंगे उनको आप अपने बीच बैठकर तय करेंगे। हमें उसमें बोलने की रुचि नहीं है। आपको भी हमारी पार्टी के बीच में बोलने की रुचि नहीं होनी चाहिए, आपके लोगों को भी हमारी पार्टी के बीच में बोलने की रुचि नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे साथी ने कहा कि लोकसभा के चुनाव में, ठीक है भाई, ये सब आप लोगों का सहयोग था और आप लोगों का प्रेम था। बुटोला जी जैसे कई लोग वर्षों से इस बात की आस करते थे कि कांग्रेस पार्टी में कोई मजबूत आदमी अगर चुनाव लड़ेगा तो हम सब संघर्ष करेंगे। और जब लोगों को लगा कि एक मजबूत साथी चुनाव लड़ रहा है तो सबने मजबूती के साथ संघर्ष किया, जिसका परिणाम यह हुआ, ठीक है हम हारे हैं, लेकिन हार सम्मानजनक हुई। और वो सम्मानजनक जो हार हुई, वो सम्मानजनक शब्द उसमें जोड़ने के लिए ये श्रेय आप लोगों को जाता है। और मैं आप लोगों का आह्वान करना चाहता हूं, मैं खुलेआम इस मंच से इस बात को कहना चाहता हूं, और मीडिया में ये बात प्रचारित हो रही है, ये जो मीडिया आजकल सोशल मीडिया है, इसके माध्यम से बात प्रचारित हो रही है। कांग्रेस जन इस केदारनाथ विधानसभा से विजय की पताका फहराकर 2027 के लिए कांग्रेस का इस राज्य में सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। हम इस मजबूत इरादे के साथ केदारनाथ विधानसभा में इस क्षेत्र की जनता के सामने, इस क्षेत्र के मतदाताओं के सामने सर झुकाकर आज यहां पर पहली बार हम सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। बड़े आदर के साथ प्रवेश कर रहे हैं, बड़े निवेदन के साथ लोगों के पास जाएंगे। इस क्षेत्र की अस्मिता की बात, इस क्षेत्र के विकास की बात, इस क्षेत्र के आज मुख्यमंत्री जी घोषणाएं कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, जब शैला रानी जी विधायक थी, आज दिवंगत हो गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, इस मन से मैं भगवान से प्रार्थना भी करना चाहता हूं। जब वो दिवंगत हो गई तब आपको इस विधानसभा क्षेत्र में घोषणाओं किया भाई। जब वो विधायक थी और विकास के लिए आपके पास आती थी तब क्यों उनके साथ भेदभाव किया जाता था? मैं इस बात को मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। आज आपको घोषणाओं किया भाई, ये घोषणाएं कब होंगी, कब पूरी होंगी ये घोषणाएं? इस मन से मैं मुख्यमंत्री जी को यह भी पूछना चाहता हूं। तो बहुत सी बातें हैं जिनका निराकरण इस नॉमिनेशन के बाद जब मंडाण लगेगा, उस मंडाण में बहुत से देवता नाचेंगे और ये बहुत से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बहुत अधिक न कहते हुए मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि वो शांतिपूर्वक यहां पर बैठे। हम जो पर्यवेक्षकगण और माननीय अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करूंगा कि हम लोग पहले अंदर जाएंगे, 5 मिनट हम लोग आपस में पहले बात कर लेंगे प्रक्रिया के तौर पे माननीय अध्यक्ष जी के साथ, और उसके बाद सब लोग, ये आपने तय करना है कि पहले किसने आना है, ये हम तय नहीं करेंगे। जो दूर के लोग हैं उनको पहले मौका दीजिए, जो नजदीक के लोग हैं वो बाद में
आ जाएंगे, और जो रात को हमारे साथ इन्होंने रहना है वो अंतिम रूप में आ जाएंगे, है ना। अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, कुछ तो रात तक भी रहेंगे हमारे साथ, तो वो अंतिम रूप में आ जाएंगे, और जो थोड़ा नजदीक के हैं वो बाद में, और जो दूर के हैं वो पहले। तो ये प्रक्रिया हमने तय की है। आप देखिए, अपने अपने दावेदारों के पक्ष में आप लोग जो यहाँ आए हैं, हम सब पर विश्वास कीजिएगा। जितना विश्वास आप अपने पे समझते हैं उतना विश्वास हम पे कीजिएगा। टिकट देना हाईकमान का काम है, विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए, लेकिन आपकी बात को अक्सर से वहां तक पहुंचाने का जितना विश्वास आप खुद पर समझते हैं उतना विश्वास हम पर भी कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।